अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। नूर मुकद्दम कत्ल केस रोज़ाना की बुनियाद पर अहम पेशरफ्त हो रही है। सारी नज़रें इस केस पर हैं। पुलिस के मुताबिक नूर मुकद्दम 18 जुलाई को रात 10 बजे मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के घर पहुंची थी। यानी कत्ल से तकरीबन 2 दिन पहले ज़ाहिर के घर से ही नूर ने अपने ड्राइवर को कॉल करके 7 लाख रुपए अरेंज करने को कहा और साथ ही ये कहा कि ये बात उसके वालिदैन को न बताई जाए, मालूम ना हो। जिस पर ड्राइवर ने नूर से कहा कि वो इतनी बड़ी रकम कहाँ से अरेंज करेगा। नूर ने इसरार किया कि किसी भी तरह पैसों का इंतज़ाम करो, जिस पर 19 जुलाई को नाज़रीन उसके सुबह ड्राइवर ने 3 लाख रुपए अरेंज किए और नूर मुकद्दम के बताए गए एड्रेस यानी ज़ाहिर के घर पर पहुंच गया। लेकिन नूर पैसे लेने के लिए घर से बाहर नहीं आई। उसने कहा कि पैसे खानसामा को दे दो, जिस पर ड्राइवर पैसे देकर चला गया। बाद में पुलिस की हिरासत में ड्राइवर ने ज़ाहिर के खानसामा को पहचान लिया है। ये रकम नूर ने क्यों मंगवाई थी नाज़रीन, ये जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही पुलिस ने मुलजिम ज़ाहिर का मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया है। आखिरकार पुलिस कामयाब हो गई है कि 2 दिन और फिर मज़ीद 2 दिन का रिमांड सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन की रिकवरी के लिए लिए गए थे। अब पुलिस हुक्काम का कहना है कि नूर मुकद्दम की दूसरी मंजिल से छलांग लगाने की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है। 20 जुलाई की फुटेज में नूर ने गेट की तरफ भागने की कोशिश भी की, लेकिन मुलजिम उसके पीछे भागा, खातून को घसीटते हुए दोबारा अंदर ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब इस बात की तस्दीक कल ही नूर के वालिद के वकील जो कि मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे उन्होंने कर दी थी। पुलिस हुक्काम का कहना है कि फुटेज के मुताबिक रिहेबिलिटेशन की टीम मुलजिम के घर काफ़ी ताख़ीर से पहुंची और टीम के पहुंचने से पहले ही मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र नूर मुकद्दम को कत्ल कर चुका था। इस पर बात करने के लिए नाज़रीन नूर मुकद्दम के वालिद साहब के वकील शाह खावर साहब एक बार फिर मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। शाह खावर साहब, खुशामदीद कहूँगी आपको। सबसे अर्ज़ कीजिएगा सर कि क्या मुलजिम ज़ाहिर ने पुलिस तफ्तीश के दौरान एतराफ़ जुर्म कर लिया है सर? देखिए, बात यह है कि कुछ चीज़ें जो है वो एक मुतवाज़ी तौर पर सोशल मीडिया पे जो है फ्लोट हो रही है और उसमें काफ़ी चीज़ें मैं समझता हूँ कि उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अभी तक जो मुलजिम है उसने एतराफ़ जुर्म उस तरह नहीं किया जिस तरह के सोशल मीडिया में आ रहा है। देखिए, एतराफ़ जुर्म जो होता है वो खुद मुलजिम वॉलंटरीली करता है रज़ाकाराना तौर के ऊपर। उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो पुलिस उसको फिर एक मजिस्ट्रेट के पास लेके जाती है। वहां पे एक लंबी कार्रवाई होती है, दफा 164 ज़ाब्ता फौजदारी की। उसकी कार्रवाई कंप्लीट होने के बाद फिर उसका बयान रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें वो इकबाल जुर्म करता है। ऐसी कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हुई, अमल में नहीं आई। न ही मुलजिम की तरफ से इकबाल जुर्म करने की कोई अभी तक ख्वाहिश जो है वो सामने आई है। तो जो तफ्तीश है वो दूसरे पैराए में वो अभी तक जारी है और वो तकरीबन अपने इख्तिताम तक पहुंच चुकी है। 1-2 दिन में मैं समझता हूँ कि सारी तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी। सर, जो कुछ अभी तफ्तीश हो सकी है उसमें क्या पता चल सका है सर? और ये जो अब ड्राइवर का बयान सामने आया है 7 लाख रुपए नूर ने मंगवाए थे, उसकी वजह बता सकते हैं सर, क्यों नूर ने ज़ाहिर से रकम मंगवाई थी ज़ाहिर के घर पर? मैं आपको ये भी एक बात बता देता हूँ कि हमें बहुत सारी, चूंकि हम इस तफ्तीश को देख रहे हैं, एक एक चीज, एक एक डेवलपमेंट जो होती है उसके हमें खबर होती है जी। ये चीज जो है ये 7 लाख रुपए वाली अपने ड्राइवर से मंगवाने वाली, ये तमाम चीजें हमने सोशल मीडिया से सुनी है जिसका हमें कोई इल्म नहीं है, एटलीस्ट ना तो पुलिस को इल्म है। सर, ड्राइवर का बयान नहीं रिकॉर्ड हुआ है? अफसरान से मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूं कि ये तमाम खबरें हमें खुद सोशल मीडिया से मिल रही हैं और मैंने इस बारे में पुलिस से भी ये राब्ता, चूंकि मैं उनके साथ बड़ा क्लोज कांटेक्ट में हूं, तो ऐसा कोई बयान जो है वो ड्राइवर का नहीं रिकॉर्ड हुआ। और ये जो 7 लाख वाली या 3 लाख वाली ये जो बात है, मेरा नहीं ख्याल कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक। शाह खबर साहब, इससे तो बहुत सारी चीज़ें भी बड़ी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये खबरें चल रही हैं, ये खबरें हमारे पास भी आई कि ड्राइवर का बयान रिकॉर्ड हो गया है। उसने कहा कि नूर से 7 लाख रुपए नूर ने कहा कि लेकर आए, फिर वो 3 लाख रुपए अरेंज करके लेकर आए। लेकिन आप कह रहे हैं कि ना आपके इल्म में ऐसी कोई बात है ना पुलिस के इल्म में कोई ऐसी बात है, तो सर ये क्या केस को खराब करने की कोशिश की जा रही है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो केस का असल तफ्तीश का रुख है उसको जरा डेविएट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, या वो उनका जो प्रपोज डिफेंस है। देखिए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ।
मेरी आज डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद से, एसएसपी जो इन्वेस्टिगेशन है उनसे, आईओ से, ये मेरी बड़ी मुफस्सल मुलाकात हुई है उनसे, और हमने तमाम जो तफ्तीश के पहलू हैं सबको देखा है। और ये बात जो है, ये ड्राइवर से पैसे मंगवाने वाली या ये जो सूरत हाल है, ये मैं समझता हूँ कि एक सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत इसका रुख कहीं और मोड़ने की कोशिश की जा रही, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर। सर ये इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, तफ्तीश का इससे कोई ये किस तरफ से सर, इसका रुख मोड़ने की कोशिश किस तरफ से हो सकती है सर? इसी पार्टी की तरफ से, जाहिर जाफर की तरफ से? मैं एक गुजारिश करूंगा, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक गुजारिश करूंगा कि कोई भी हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं वो बगैर तहकीक के कोई भी जो है ऐसी खबर जो है वो मत शाया करें जिसकी कोई बुनियाद ना हो या जिसका कोई सोर्स ना हो। तो अगर मैं आपसे भी ये पूछूं कि आपका सोर्स क्या है, तो आप भी यही कहेंगे कि ये सोशल मीडिया पे आ रहा है। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें जो हैं सर, मैं वो ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ। एग्जैक्टली सर, मैं वो ढूंढने और निकालने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ ड्राइवर्स ने, कुछ चैनल्स ने सर ड्राइवर को कोट किया है कि उनके ड्राइवर से बात हुई है और ड्राइवर ने ये सारी चीजें बताई हैं। तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि इसके साथ साथ जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो मैं वो चीजें भी ऑन एयर कर दूँ सर, ताकि क्लियर हो जाए। जी, मैं आपको बताऊं कि ये, क्योंकि आपके, मैं नहीं कहता कि आपने ये जनरेट की है खबर, ऐसा नहीं है। आपने भी कहीं से, या आपके मीडिया हाउस ने, या आपके रिपोर्टर्स या रिसर्च के लोग जो हैं उन्होंने भी ये सोशल मीडिया से कहीं ये चीज देखी है। तो चूंकि मैं चूंकि उनके नूर मुकद्दम के जो वालिद हैं उनका वकील हूँ, और मैं खुद जो है हर रोज तफ्तीश में जो डेवलपमेंट होती है उससे मैं बाखबर रहता हूँ। तो ऐसी कोई चीज जो है वो सफाई मिसल सर सोशल मीडिया से वैसे मैं एक क्लियर आपको करना चाहती हूँ बात कि सर सोशल मीडिया से उठाकर कोई चीज़ ऐसे ही ऑन एयर नहीं कर दी जाती। क्रेडिबिलिटी है टीवी की एक अपनी, लेकिन सर हमारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से खबरें आती हैं और उसके बाद खबर ऑन एयर की जाती है। लेकिन आपकी बात बहरहाल दुरुस्त है, आपने तरदीद कर दी है इस बात की, तो मैं इस वजह से ये भी साथ साथ चला रही हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। आपके इल्म में कम अज़ कम ऐसी कोई बात नहीं है, पुलिस के इल्म में कम अज़ कम ऐसी कोई बात नहीं है कि ड्राइवर का बयान रिकॉर्ड हो गया। अच्छा सर, अब मुझे ये भी बता दीजिए। जी, मैंने बल्कि स्पेसिफिकली ये बात पूछी है, मैंने ये पुलिस से पूछी है, ऐसा कोई चीज सफाई मिसल पे नहीं है ऐसी कोई तफ्तीश। सही। अच्छा सर, नूर मुकद्दम को क्या जाहिर ने अगवा करके रखा हुआ था? क्योंकि वो कत्ल से 2 दिन पहले से जाहिर के घर पर थी और वो लाहौर जाने की बात कर रही थी। जो वालिद साहब को फ़ोन किया वो बताया। अब इसकी भी कोई ख़ास वजह है सर जो आपके इल्म में आई हो? और ये जो बातें मैं कोट कर रही हूँ ये पुलिस के बयानात है सर, ये पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये ऐसा ही है कि उसको जो है उसने यरगमाल बना के रखा हुआ था, जिसका सबूत ये है, और उसकी जो है सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है जिसको फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में भी भिजवाया जा रहा है, और वो भी ऑथेंटिक होके आ जाएगी कि नूर जो है उन्होंने वहाँ से फरार होने की भी कोशिश की, उसके चंगुल से आज़ाद होने की कोशिश की, और ऊपर बैल्कनी से उन्होंने छलांग लगाई, और फिर जब वो नीचे गिरी एक रेलिंग के ऊपर, तो उसमें ये भी जाहिर हो रहा है कि उनके मुलाजम ने भी जो है वहाँ पे उसको देखा, लेकिन उसने उसको रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं की। और उसके बाद ये भी वाज़ेह है कि जो मुलज़िम है वो उसने दोबारा आके उसको घसीट कर फिर अंदर ले गया, और उसके काफ़ी देर के बाद उनका कत्ल हो गया। तो ये चीज़ें तो नाकाबिल तरदीद शहादतें हैं, जिनको हम मज़ीद कानून शहादत के जो फोल्ड में लाने के लिए वो तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर रहे हैं। सर खबर साहब, मैंने नहीं देखी, लेकिन जो तफ्तीशी अफसरान हैं उन्होंने वो फुटेज हासिल की है, और उसका मुझे डिटेल बताई है उन्होंने कि इस तरीके से उनके पास ये फुटेज मौजूद है, और उसका वो मजीद फॉरेंसिक जो है वो टेस्ट करवा रहे हैं, और वो जो तफ्तीश की जो फाइल है वो उसका हिस्सा होगा। अच्छा सर, नूर के वालिदैन को जाहिर के वालिदैन ने सर खून बहा लेने की ऑफर की थी, ये बात भी की जा रही है, ये दुरुस्त बात है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बात भी कोई ऐसा हमारे नॉलेज में नहीं आई, क्योंकि अभी जो उनके वालिदैन हैं उनको जब गिरफ्तार किया गया सब दफ़ा 201 के तहत कि उन्होंने ये इसकी शहादत छुपाई, पुलिस को इतला नहीं दी मालूम होने के बावजूद भी, तो उन्होंने भी जो पुलिस को बयान दिया है उन्होंने यही कहा है कि हम, और उनके वकील का भी एक बयान जो है वो उन्होंने उनकी इजाज़त से वो भी नशर हुआ है कि उनका कहना ये है, उनका मौक़िफ़ ये है
कि वो अपने बेटे के इस कभी जुर्म जो है या इसका जो ये उन्होंने जो इर्तिकाब किया है इस जुर्म का, उसको वो कभी भी डिफेंड नहीं करेंगे। और वो जो है नूर मुकद्दम के वालिदैन और उनके लवाकिन के साथ है। ये तो उनका बड़ा ऑफिशियल स्टेटमेंट है, बड़ा वाज़े तौर के ऊपर। तो फिर ये बात करना कि उन्होंने उनको जो है वो आप इसकी भी तरदीद करें, गिरफ्तारी से पहले भी कोई इस किस्म की ऑफर नहीं हुई सर, दियत वगैरह की? मुझे कम से कम उनके वालिद ने या उनके किसी फैमिली मेंबर ने ऐसा नहीं कहा मुझे। सर मोबाइल फ़ोन की रिकवरी के लिए पुलिस बार बार रिमांड ले रही थी ना, मोबाइल फ़ोन रिकवर कर लिया गया है, तो सर उसके बारे में मैं जानना चाह रही थी। वो फोरेंसिक के लिए चला गया, तफ्तीश में कुछ हेल्प हुई है सर? अब तक पता चल सका है कुछ? जी देखिए, टेलीफोन जो होता है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी तफ्तीश या तहकीक के लिए। एक तो अगर टेलीफोन बरामद न भी हुआ हो तो उसका कॉल डेटा तो बड़ा आसानी से जो है वो तो इतना टेक्नोलॉजी है कि वो तो निकल आता है। लेकिन फ़ोन का फिजिकली होना जो है वो भी बड़ा ज़रूरी होता है कि उसके भी फोरेंसिक टेस्ट जो है वो करना होता है। तो वो उसके लिए गया मेरे इल्म में या ठीक, वो ऑब्वियसली वो 2 से 3 दिन का टाइम लेगा। सर मुझे बताइए, फोरेंसिक टेस्ट जो है वो ऑब्वियसली सर मुझे बताइए, मुल्जिम के बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान से बच्चों को मुख्तलिफ ममालिक में पढ़ने के लिए भेजता था, ये तासुर दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है सर? नहीं, मेरे ख्याल में इसके बारे में मुझे कोई ऐसा सच इतला नहीं है। शायद पुलिस को या तफ्तीशी अफसरान को इस बात का पता हो, तो ये कोई मेरा ख्याल है कि उसका इस जुर्म के साथ डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं बनता। तो इसलिए मेरे सर एक और बात इसी शख्स के लिए कही जा रही है, थेरेपिस्ट, क्योंकि रजिस्टर्ड थेरेपिस्ट था जो इसको एक तरफ पागल साबित करने की बात की जा रही थी, तो सर इस बारे में कुछ पता चल सका है आपको? ये वाकई रजिस्टर्ड थेरेपिस्ट था जो क्लिनिक में थेरेपी करता था? ये जी बिल्कुल, ये आपकी इत्तला बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो सेंटर है, थेरेपी सेंटर, उसमें बाकायदा जो है ये थेरेपी करता था, ये थेरेपिस्ट था। और न सिर्फ ये इस सेंटर में थेरेपिस्ट था, बल्कि ये बहुत सारे तालीमी इदारों में भी जाके इस तरह के लेक्चर जो है वो देता था और उसके सबूत मौजूद है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शाह खबर साहब आप साथ। लेकिन एक बार फिर ये वाज़ेह करना चाहती हूँ कि जो कुछ प्रोग्राम में मैं या मेरे चैनल पर जो खबरें नशर हो रही होती हैं वो कहीं से भी सोशल मीडिया ज़राए के तहत वो खबरें नशर नहीं की जाती, बल्कि जो पुलिस की जानिब से हमारे ज़राए, हमारे रिपोर्टर्स को, हमारे नुमाइंदगान को खबरें दी जाती हैं, उसी को हम क्रेडिबिलिटी की बुनियाद पर उन्हीं खबरों को नशर करते हैं। बहरहाल आपका मौक़िफ़ भी हमने साथ साथ चलाया है, आप तरदीद करें जिन बातों की, वो भी नाज़रीन ने सुना है। आगे बढ़ रही हूँ नाज़रीन, और अब बात करने जा रही हूँ जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी और फिर रिहाई चाय की प्याली में तूफ़ान है या वाकई किसी हलचल का पेश खैमा है, ये सवाल उठाया जा रहा है। अब इस गिरफ्तारी की वजह बना शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ नज़ीर चौहान के इल्ज़ामात और इस हवाले से कायम किया गया मुकदमा जो 20 मई को थाना रेस कोर्स में दर्ज करवाया गया। शहजाद अकबर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नज़ीर चौहान ने एक चैनल के प्रोग्राम के दौरान मजहबी अक़ाइद के हवाले से उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए, बहुतान तराशी की। उन इल्ज़ामात से मेरी ज़िंदगी को ख़तरा लाहिक हो सकता है। मुझे याद है मुकदमा दर्ज होने के फ़ौरी बाद नज़ीर चौहान ख़ुद गिरफ्तारी देने थाने गए थे, क्योंकि उस वक्त उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई थी। लेकिन अब 2 महीने बाद उसी मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। FIA दफ्तर में उनका बयान रिकॉर्ड किया गया है, ऑडियो का फोरेंसिक भी करवाया गया है। दूसरी तरफ अदालत ने 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज़ उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है। तरीन ग्रुप ने कल लाहौर में इजलास बुला लिया जिसमें सियासी और कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब इससे पहले नथिया गली में तरीन ग्रुप की होने वाली एक मुलाकात और फिर मनसूखी की खबरें सामने आई हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है या हुकूमत और तरीन ग्रुप में मामलात पूरी तरह हल नहीं हो सके हैं? एक और अहम बात कि 20 मई को ही शहजाद अकबर ने नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और 20 मई को ही बैरिस्टर अली ज़फ़र की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करने की खबरें सामने आईं। अब 2 माह बाद नज़ीर चौहान वाले मामले में तो हलचल हुई है, लेकिन अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट के हवाले से कोई सुनगन नहीं है। इसकी क्या वजह है, इस पर तफसीली तौर पर बात करते हैं। मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे। सलमान नईम कर चुके हैं, मेंबर हैं जहांगीर तरीन ग्रुप से। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर 2 महीने बाद नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी की वजह आपके ख्याल में क्या हो सकती है सर? क्या ये जो आप लोगों की अहम मीटिंग के हवाले से खबरें आई हैं, ये भी एक फैक्टर हो सकता है सर? जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो में इनवाइट किया। देखें, जो नथिया गली वाला प्रोग्राम था वो टोटली हमारा नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम था और जहांगीर तरीन साहब अपने दोस्तों के साथ कुछ टाइम गुजारना चाह रहे थे।
जिसको कि एक सियासी रंग दिया गया। मीडिया में बहुत हाइप क्रिएट हो गई कि शायद हम कोई पार्टी में जो है वो शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं, इस तरह का कोई मशवरा हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसको फिर इस चीज से जोड़ना, आज नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी, हालांकि वो 2 दफा खुद जाके थाने में शामिल तफ्तीश होने की दरख्वास्त दे चुके हैं, उनको उनसे तफ्तीश नहीं की गई। और नज़ीर चौहान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था, मैं समझता हूँ वो भी बहुत एक नहीं, अगर नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी से कोई मसला नहीं है सर, तो फिर कल का इजलास क्यों बुलाया गया है? उसका क्या एजेंडा है? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि नथिया गली वाले जो प्रोग्राम था, उसको नज़ीर चौहान वाले इशू से जोड़ना मुनासिब नहीं है। वो हमारा टोटली एक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम था, जो कि हमने सिर्फ इसी वजह से पोस्टपोन किया कि वो उसको पॉलिटिकल जो है ना वो रंग दिया जा रहा था, सियासी रंग दिया जा रहा था कि शायद हम किसी पार्टी में शमूलियत की जो है ना वो मुशावरत करने जा रहे हैं नथिया गली में, जबकि ऐसा नहीं था। और कल जो इजलास बुलाया गया है वो टोटली जाहिर है वो नज़ीर चौहान साहब की आज गिरफ्तारी अचानक जो है वो सामने आई, जिसपे कल तरीन साहब आज रहीमियार खान में थे, तो उन्होंने कल फिर लाहौर में इजलास बुलाया और इंशाल्लाह कल हम आइंदा के जो है लाएमल का फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। और हमें पहले से ये खदशा था बहुत सारे लोगों से और मीडिया से और इधर उधर से खबरें हमें मिल रही थी कि बजट मंजूरी के बाद और फिर उसके बाद कश्मीर इलेक्शन भी जो है वो दरमियान में आ गया। कश्मीर इलेक्शन के बाद ये कार्रवाइयां शुरू की जाएंगी हमारे खिलाफ, जो कि एक अच्छा हमारा दुरुस्त साबित हुआ। सलमान, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने जानबूझकर उनकी गिरफ्तारी रोकी हुई थी बजट के लिए, कश्मीर इलेक्शन के लिए? जी, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ, क्योंकि नज़ीर चौहान साहब बजट से पहले भी एक बार थाना रेस कोर्स में जहाँ पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, वहां पर पेश हो चुके हैं अपनी गिरफ्तारी के लिए, और उसके बाद बजट के बाद भी पेश हुए हैं। दोनों दफा उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, दोनों दफा उनसे शामिल तफ्तीश उनको नहीं किया गया। अब अचानक से गिरफ्तारी का मतलब तो सीधा साधा है ना कि बजट भी गुजर गया, कश्मीर इलेक्शन भी गुजर गया। अब ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है हुकूमत के ऊपर, तो जो है वो उन्होंने इस गिरफ्तारी दोबारा कार्रवाई शुरू कर दी हैं, ये कह रहे हैं आप। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब जहांगीर तरीन साहब को पता चला है नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी के हवाले से, फर्स्ट रिएक्शन क्या था उनका? जी, जहांगीर तरीन साहब जाहिर है वो क्योंकि ये सब जो ग्रुप है उनके साथ एक बड़ी कुर्बत रखते हैं जहांगीर तरीन साहब, तो वो रहीमियार खान में थे, अपने बिजनेस जो है ना वो उनके मीटिंग्स वगैरह चल रही थी, तो उनको जब बताया गया तो जाहिर है वो परेशान हुए। इसी वजह से कल का इजलास हमने लाहौर में बुलाया ताकि सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हों और आइंदा के लिए मुशावरत करें कि आइंदा हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, क्या तरीन साहब ने कभी भी नज़ीर चौहान साहब को नहीं कहा कि जो कुछ इल्ज़ामात वो शहजाद अकबर साहब पर लगा रहे हैं उनको वापस ले लें, या फिर तरीन साहब भी समझते हैं कि जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो इल्ज़ामात सही है या गलत है, लेकिन अगर किसी भी मुसलमान के ऊपर उसको ये साबित करना पड़े कि हमारा ईमान है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर, तो उस पर कोई शक नहीं है। वो जो भी नबी का दावेदार है हजूर के बाद, तो वो उस पर हम लानत भेजने के लिए कोई भी मुसलमान कभी भी तैयार है। तो शहजाद अकबर साहब अगर अपने आखिरी नबी पर यकीन रखते हैं तो उनको इस बात को क्लियर कर देना चाहिए। ये कोई इतना लंबा चौड़ा मसला नहीं है, और मैं समझता हूँ कि इसको मामले को तूल देना ही नज़ीर साहब को भी डालने के मुताबिक है। नज़ीर साहब को भी उनका भी हक नहीं बनता ना इस तरह से किसी से भी कोई भी डिमांड करने का। अली ज़फ़र साहब के रिपोर्ट के हवाले से बताएं, वज़ीर आज़म साहब को मौसूल होनी थी, 2 माह हो गए, उसका क्या हुआ? देखिए, जब हम प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, पूरे ग्रुप की शक्ल में मिले, तो हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही एश्योरिटी दी कि हम जल्द से जल्द जो है ना वो रिपोर्ट अली ज़फ़र साहब बना लेंगे, उसको फिर हम पब्लिश भी कर देंगे। वो अली ज़फ़र साहब ने हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक रिपोर्ट बनाई भी, उसको वज़ीर आज़म साहब को कन्वे भी किया गया कि ये रिपोर्ट जो है उसमें जहांगीर तरीन साहब बेकसूर जो है वो ठहरे हैं, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया आज तक। तो हमारी तो डिमांड शुरू तो ये थी कि भी वो उस रिपोर्ट को पब्लिश भी किया जाए ताकि लोगों में जो आप ही के कुछ मेंबरान थे, मुझे याद है सलमान, आप ही के कुछ मेंबरान थे जो कह रहे थे कि अली ज़फ़र साहब ने जो उसके कुछ मंदराजात हैं वो इस्लामाबाद में जहांगीर तरीन साहब को बुलाकर मंदराजात बताएं उस रिपोर्ट के। बिल्कुल बताए होंगे, लेकिन हमारा ये मुतालबा था कि वो पब्लिश की जाए, पब्लिक को वो दिखाई जाए, ताकि जो पब्लिक में मिस परसेप्शन क्रिएट किया गया पहले जहांगीर तरीन के मुताल्लिक, तो वो उसको भी ठीक किया जा सके। उस रिपोर्ट को पब्लिक होना चाहिए था, चाहे वो हमारे फेवर में होती चाहे वो हमारे खिलाफ होती। ये तो प्राइम मिनिस्टर का काम था और इस हुकूमत का काम था जिन्होंने हमसे कमिटमेंट की थी कि हम वो रिपोर्ट पब्लिक करेंगे। अब तक वो अगर पब्लिक नहीं हुई तो वो रिपोर्ट ना हमारी साइड से बनी, ना हमने उसमें कुछ जो है ना वो इंटरफेयर किया, वो तो अगर हुकूमत की साइड से बनी है
तो अब तक पब्लिश हो जानी चाहिए। मुझे याद है बड़े खुश थे आप लोग, बड़े खुश थे कि जहांगीर तरीन साहब को क्लीन चिट मिल गई है इस रिपोर्ट के जरिए। क्यों वजीर आजम साहब इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं कर रहे हैं? जी मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यही मैं दोबारा से मैं एज अ जहांगीर तरीन ग्रुप के मेंबर होने की हैसियत से मैं दोबारा ये मुतालबा करता हूँ कि अगर वो रिपोर्ट कहीं पर भी पड़ी मुतालबा ना करें, आप वजह तो बता दें। आप जहांगीर तरीन साहब का बड़ा असर और रसूख है, वजीर आजम हाउस तक उनकी रसाई है, आप लोगों के पास बड़ी खबरें होती हैं, वजह तो बताएं। बेकसूर ठहरे थे और ये इस्टेब्लिश हो गया था कि जहांगीर तरीन के साथ जो ज्यादती हो रही थी, जो हुकूमत में बैठे लोग, नॉन इलेक्टेड लोग अगर वो ज्यादती कर रहे थे, क्योंकि वो पावर में, इसी वजह से मैं समझता हूँ कि रिपोर्ट पब्लिश नहीं हो सकी। अगर उनकी फेवर में होती है रिपोर्ट तो कब की नहीं। आप कह रहे हैं कि ये जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं वो वजीर आजम साहब पर प्रेशराइज उनको कर रहे हैं और उसकी वजह से ये रिपोर्ट नहीं नशर की जा रही है, आप ये कह रहे हैं? ऑब्वियसली अगर जहांगीर तरीन के अगेंस्ट ये रिपोर्ट होती तो वो तो पावर में है, वो लोग पब्लिश कर देते। अगर वो रिपोर्ट पब्लिश आज तक नहीं हो सकी तो मैं तो कॉमन सेंस की बुनियाद पर ये कह सकता हूँ कि वो जहांगीर तरीन की फेवर में होगी। सर वैसे कॉमन सेंस नहीं, आपके रिसोर्सेज की और आपकी खबरों की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। आगे बढ़ रही हूँ नाज़रीन, मरियम साहिबा का एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाह रही हूँ आपको, फिर बात करती हूँ। इलीगल हो रहा है ना सर, ये इलीगल हो रहा है ना, ये जो हो रहा है ये इलीगल हो रहा है, ये मुनासिब नहीं है। हाँ ना, ये ठीक नहीं है। ये आगे से अगर किसी ने हमें कहा भाई आप क्या कर रहे थे उधर, तो फिर हम क्या जवाब दें? हाँ ना, हाँ ना, ये आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है सर, पूछेंगे ना। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है सर हमारी, हम अपने सीनियर से बात करेंगे ना फिर। इधर पोलिंग स्टेशन पर बात 101% होती है और 2 बंदे बैठ के पोलिंग करते हैं। ये तो हमने ये कहा एजेंटों को 2 वोट देने, 14 वोट देने, ये कोई इलीगल तो नहीं है। ये एजेंट है ना, ये गैर बंदा है ना सर, इनको सिर्फ 2 वोट एजेंट को दे, बंदे मौजूद है नहीं, बंदे किधर मौजूद नहीं है ना, अभी उधर फुट स्टेट से हो रहा है। फुट स्टेट नहीं हो रही है, और फुट स्टेट से हो रहा है, कार्ड पड़ेगा वो है, लेकिन उधर फुट स्टेट भी पड़े हैं ना, वो देखिए हमने। तो नाज़रीन, मरियम साहिबा ने ये ट्वीट किया है, वीडियो जो मैं अभी आपको दिखा रही थी। तो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मुबैना धांधली की है वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। मरियम नवाज़ ने दावा किया है कि वीडियो ये पुलिस एहलकार ने बनाई है जो पोलिंग अमले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बैलेट पर ठप्पे लगाने से रोक रहा था। मरियम ने लिखा कि ऐसा ही काम लड़कियों के स्कूल में भी होता रहा है, लेकिन इस वीडियो में नाज़रीन न तो कोई ठप्पा मारता दिखाई दे रहा है, न ही PTI का कहीं कोई नाम ले रहा है। बहरहाल इस पर रिस्पॉन्स के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। सर ये मरियम ने जो वीडियो ट्वीट किया है आपने देखी है, कुछ बता सकेंगे क्या माजरा है? क्योंकि वीडियो में तो कोई ठप्पे लगाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए 2 बातें याद रखिए। सबसे पहले तो मरियम सफदर का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही खराब है। वो चीजें ऐसी, आपको याद है वर्ल्ड बैंक की एक उन्होंने रिपोर्ट कर दी थी जो 2015 से 17 के बारे में थी, और उसमें ये था कि बहुत ही नाहल और निकम्मे हुक्मरान हैं, और उन्होंने वो ट्वीट कर दी। बाद में पता चला कि वो अपने वालिद के बारे में ट्वीट किया कि वो नाहल और निकम्मे हैं, और फिर डिलीट कर दी। अभी चंद दिन पहले भी एक ट्वीट डिलीट की, उससे चंद दिन पहले भी की, उससे चंद दिन पहले फोटोशॉप की थी, उससे चंद दिन पहले की थी लाहौर जलसे की थी। तो झूठ फैलाना, झूठ बोलना, शी इज एक्चुअली इमेच्योर, ऐसी हरकतें वो करती है। इस वीडियो में आपको पता है कहीं कोई ठप्पा नहीं लग रहा, लेकिन अगर लग भी रहा होता, एक मोमेंट के लिए अगर उस पर ठप्पा लग भी रहा होता, तो वो नून लीग के लिए लग रहा होना था। उसकी वजह ये कि वहाँ हुकूमत नून लीग की, अमला नून लीग का, वहां पर इलेक्शन कमीशन नून लीग का। ये आपके आम नाजरीन को पता हो कि आजाद कश्मीर के अंदर पिछले 5 साल से नून लीग की हुकूमत है, और वहाँ पाकिस्तान इस दूसरे इलाकों की तरह वहां पर जो है वो आजाद वो जो है दरमियान में निगरान हुकूमत नहीं बनती, बल्कि वहां पर वही जो हुकूमत होती है वही इलेक्शन करवाती है। तो इलेक्शन वाले दिन भी वजीर आजम राजा फारूक हैदरी थे जो नून लीग के थे, पुलिस उनके अंडर थी, सारा अमला उनके अंडर था, इलेक्शन कमीशन का पूरा सिस्टम इनका बनाया हुआ था वहां पर। तो अगर धांधली हो रही है तो ये तो और भी बेशर्मी की बात है इन लोगों के लिए कि ये लोग, ये अगर मरियम सफदर कह रही हैं, मुझे नहीं पता वहां हो रही है कि नहीं, अगर मरियम सफदर कह रही हैं तो फिर जरूर वहां पर ये नून लीग के लिए ठप्पे लग रहे होंगे। अच्छा शहबाज साहब, ये वीडियो जिस पुलिस एहलकार ने बनाई है उससे कुछ पूछताछ की गई सर? उससे कुछ मालूम किया गया वहाँ क्या हो रहा था?
वीडियो बनाई की थी उसने? ये तो अब जो रेलेवेंट लोग हैं वो जरूर करेंगे, लेकिन मैंने जैसे आपकी खिदमत में अर्ज किया कि अगर समा टीवी के स्टूडियो में कुछ होता है तो समा टीवी जिम्मेदार है ना, क्योंकि जिसके पास कि आपका स्टूडियो है तो आप जिम्मेदार हैं। तो ये यहाँ पर जितना भी अमला है, जो भी मशीनरी है, वो सारी नून लीग के अंडर है। इलेक्शन वाले दिन हमने वहां पर नून लीग की मशीनरी के होते हुए ही इलेक्शन जीता है। हमारी आजाद कश्मीर में हुकूमत नहीं थी। तो ये अगर ठप्पे लग रहे हैं, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि अगर, पहली बात तो मुझे नहीं पता लग रहे हैं कि नहीं, अगर लग रहे हैं तो जरूर नून लीग के लिए लग रहे होंगे। और मरियम सफदर को हमेशा की तरह ये ट्वीट भी डिलीट करना पड़ेगा अगर ये पुलिस वाले का बयान आ गया और वो मुझे लगता है बताएगा कि ये नून लीग की ठप्पे लगा रही थी। बड़ा दावा करें शहबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रगत मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो इल्ज़ाम लग रहा है कि सिंध में कोरोना वैक्सीन बेची जा रही हैं। कौन इल्ज़ाम लगा रहा है और फिर इसका जवाब क्या होगा, क्या हो रहा है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमें लॉकडाउन लगाकर खुशी नहीं होगी, लेकिन अगर, तो मैं समझता हूँ कोई भी उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सिचुएशन खतरनाक है। बहुत सारे डॉक्टर्स हमें कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि बंद कर दें, लेकिन हम एक लास्ट डिच एफर्ट अभी भी कर रहे हैं। एक वैक्सीन सिंध ने खरीदी है। आज 26% डेल्टा वायरस, इंडियन वायरस सिंध को लग चुका है। किस चीज का टास्क है? माल इकट्ठा करने का। इस चीज का टास्क है कि जी की रेस्टोरेंट बंद करो, जो खोले उसके पत्ता लेके हमें पहुंचाओ, वैक्सीन बेचो हमें पहुंचाओ। कोरोना की दवाई आपने बिकती हुई देखी, लाड़काना की बिकी। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, कराची पर कोरोना के साए गहरे होते जा रहे हैं। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 26.2% हो गई है। कराची में तमाम केसेस अब भारतीय डेल्टा वेरिएंट के सामने आ रहे हैं। इंतहाई खौफनाक आदाद शुमार है सामने। अब ऐसी सूरत हाल में सिंध सरकार ने लोगों के 6 बजे के बाद घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। वज़ीर आला ने IG पुलिस और कमिश्नर कराची को हिदायत की है कि शाम 6 बजे के बाद मुकम्मल पाबंदी होगी। कोई गैर ज़रूरी तौर पर घर से नहीं निकलेगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि उन्हें पता चला है कि ट्यूशन सेंटर्स चल रहे हैं, उनको फौरी बंद करवाएं। वैसे मुराद अली शाह साहब, मैं आपको बता दूं, सिर्फ सेंटर्स नहीं, सभी चल रहा है। सिंध सरकार का लॉकडाउन सिर्फ TV और अखबारात में ही होता है, बाकी सड़कों पर कुछ नहीं होता। अगर गलती से कहीं पुलिस कार्रवाई कर भी ले तो उनकी गाड़ी का पहिया एक लाल नोट देखकर रुक जाता है। दूसरी तरफ हलीम आदिल शेख ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि सिंध हुकूमत कोरोना वैक्सीन बेच रही है। इस पर बात करने के लिए हलीम आदिल शेख साहब खुद प्रोग्राम में मौजूद हैं। जवाबात देने के लिए, इस वाली स्ट्रैटेजी पर बात करने के लिए तैमूर तालपुर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। हलीम आदिल शेख साहब, क्योंकि आपकी जानिब से बड़ा दावा किया गया, अभी आपने मुझे रिपोर्ट भेजी है, वो भी मैं देख रही थी, तो सर ये बता दें कि कहाँ बेच रही है सिंध हुकूमत कोरोना वैक्सीन? सर सबूत क्या है आपके पास? कोई सबूत है इसका? जी मैं बिल्कुल देता हूँ आपको। पहले तो मैं ये आपको रिपोर्ट मैंने भेजी है कि 69 लाख वैक्सीन जो हैं, मुख्तलिफ वैक्सीन वो सिंध गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट ने लेकर दी हैं और अभी तक 12,80,000 वैक्सीन लग नहीं चुकी हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि एक भी वैक्सीन सिंध गवर्नमेंट ने परचेज नहीं की है, नॉट अ सिंगल वैक्सीन। 5 अरब रुपए पिछले माली साल में जो कोरोना के लिए रखे गए थे वो लैप्स कर गए, जो कुछ नहीं ख़रीदा गया उसके अंदर। जबकि 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। जब कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अस्पताल जाते हैं वफाक के पास तो कहते हैं सिंध पे हमला हो गया है। जब हेल्थ प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, पिछले 13 साल में 1450 अरब सेहत पे खर्च हो चुके हैं, तो वैक्सीन क्यों नहीं खरीदी? आज अगर 26% लोग यहाँ उन पे इंडियन वेरिएंट जो है वो अटैक कर चुका है, मैं पूछना चाहता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने कि किस लिए आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकते। अब मैं आता हूँ, एक केस चलिए बकिया तो हमें बहुत कुछ मालूम है किस अंदाज से कैसे कैसे बेची जा रही है। परेडी थाने में कल केस दाखिल हुआ है, वो भी जब हाईलाइट हो गया, सोशल मीडिया पे चल गया, किसी बंदे ने स्टिंग ऑपरेशन करके बता दिया, तो इनको मजबूरन पुलिस भेजनी पड़ी और बंदे को जाके बदीन से गिरफ़्तार किया गया कि DHO ईस्ट के ऑफिस से वैक्सीन ये जो थी 15,000 के अंदर ये वैक्सीन बेच रहे थे। तो
तो मैं कहना चाहता हूँ ये तो परेडी थाने में बना हुआ, मुझे कहाँ से पता है। उसके अलावा भी वैक्सीन बिक रही हैं, दवाइयाँ भी आपने देखा कोरोना की दवाइयाँ लाड़काना में बिकी। आपने देखा कोरोना की दवाइयाँ सेवन की अब्दुल्ला शाह मेडिकल सेंटर की दवाइयाँ जामशोरो टोल प्लाजा के ऊपर पुलिस ने पकड़ी, लाड़काना के ऊपर आपने देखा था कब्रिस्तान के अंदर वो छुपाई गई थी और बेची जा रही थी। तो कोरोना की दवाइयाँ बिक रही हैं, कोरोना की वैक्सीन बिक रही है, खुद खरीद नहीं रहे हैं। सर आप कह रहे हैं परेडी थाने में मुकदमा दर्ज है और फिर उसके बाद टीम से उस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया जो 15-15 हज़ार की वैक्सीन बेच रहा था। मैं तैमूर साहब से इस बात पर जवाब ले लूं? तैमूर साहब आप लोग मेरा ख्याल है मुझसे पहले बात कर लीजिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुने, मैं इनसे बाद में जवाब ले लीजिएगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझसे कर लीजिए, उसके बाद तैमूर साहब से पूरा जवाब ले लीजिएगा। मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं यहाँ आपके 7 से 8 में मुझसे आप बात कर लीजिए, उसके बाद तैमूर साहब से पूरा जवाब ले लीजिएगा इसका। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ कि आज मार्केटें बंद कराई जा रही हैं, सब कुछ बंद किया जा रहा है। 4 रोज पहले वज़ीर आला साहब गए थे सेवन, आपने देखा कितने वो रैली दुनिया गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के पीछे, वहाँ कोई एसओपी नहीं थी। एसओपी कारोबारी लोगों के लिए है, एसओपी कराची के बिजनेस कम्युनिटी के लिए है, और कहीं एसओपी नजर नहीं आती। 3 रोज पहले खुद वजीर आला साहब देखा था आपका, वजीर आला ने खुद लेकिन एसओपी का ख्याल रखा हुआ था, वो मास्क में थे। हाँ, उनके आसपास जो लोग मौजूद थे वो बगैर मास्क थे। लेकिन क्या अकेले मास्क से ठीक हो जाता था क्या? वहाँ पूरे कितने सैकड़ों लोग थे, वहाँ नारे लग रहे थे। बात यह कि खुद शो करना पड़ता है, ऐसा प्रोग्राम नहीं करना चाहिए था कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए एसओपी है और एक धंधे के लिए एसओपी है। बाकी मैं पूछना चाहता हूँ ना, इन्होंने वैक्सीन क्यों नहीं खरीदी, इन्होंने क्यों नहीं, और ये जो चोरी हुई है इसके पीछे बड़े बड़े हाथ हैं। एक बंदे को सामने कर दिया, लेकिन असल बाकायदा ये वैक्सीन बेची जा रही है। 12,80,000 वैक्सीन पड़ी है, लगाई नहीं गई है। पिछले दिनों आपने देखा कि यहाँ एक्सपो सेंटर में सबने तस्वीरें जारी की थी इसकी। एक्सपो सेंटर चल रहा है, वो जो वॉलंटियर्स या वो लोग जिनको वैक्सीनेशन के लिए लोग हायर किए गए थे उन्हें तनख्वाहें नहीं दी गई थी, उन्होंने हड़ताल कर दी थी, नर्सिस को बिठा दिया गया था। मतलब वैक्सीन वफाक देगी, पीपीई वफाक देगी, वेंटिलेटर वफाक देगी। आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं और साथ साथ आप ये भी बता रहे हैं कि गिरफ्तारी में आ गई है। अब तैमूर साहब इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। तैमूर साहब, अभी पिछले दिनों आप लोग परेशान हो रहे थे, आप लोग तो कोशिश कर रहे थे, आप ही थे प्रोग्राम में, बल्कि आपने ही जवाब दिया था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन खरीदें। यहाँ पर क्या इल्जाम लगा रहे हैं हलीम आदिल शेख साहब? वो कह रहे हैं कि कार्रवाई भी हो गई है, बंदे को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, 15-15 हज़ार की डोज बेच रहा था। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, आपको पता है कि अभी पूरे पाकिस्तान में जो हेल्थ केयर सिस्टम काम कर रहा है, जो वैक्सीनेशन हो रही है, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर हम टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा हाईएस्ट नंबर है हर चीज़ में। सिंध इज़ परफॉर्मिंग मच बेटर देन ऑल द अदर प्रोविंसेस। आपके जो है पीटीआई के भी जो कुछ बेहतर लोग हैं वो भी आके सिंध हुकूमत की तारीफ़ करके जा चुके हैं। एक बिल्कुल केस रिपोर्ट हुआ है, और ज़रा मैं उसकी आपको डिटेल देता जाऊं कि वो जो केस रिपोर्ट हुआ है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान ने ही पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुई है, और कोई शख्स है जो एक प्राइवेट शख्स है उसकी रिपोर्ट मिली थी, और ये रिपोर्ट हेल्थ डिपार्टमेंट ने ही दी है शिकायत की, जिसके बाद हमने उस शख्स को गिरफ्तार किया और उसने बताया वो किसी और रिटायर्ड मेजर हैं जिनके लिए काम करता है और उसके पैसे उसको देता था। तो इसमें सिंध हुकूमत की मुलव्वस होने की बात नहीं है, सिंध हुकूमत का ये एक अच्छा कारनामा था कि उन्होंने रिपोर्ट मिलते ही कहां से चोरी कर रहा था, कहां बेच रहा था, ये एक सबक बना। तैमूर साहब, कहां से वैक्सीन चोरी कर रहा था, कहां बेच रहा था, इसकी डिटेल्स देंगे सर? ये वैक्सीन चोरी की तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, पर हेल्थ डिपार्टमेंट ने ही कहा था कि कोई वैक्सीनेशन है, कोई बंदा जो दे रहा है और वो सिंध हुकूमत के का कोई बंदा नहीं है। तो उन हेल्थ डिपार्टमेंट के कहने पर छापा लगा, बंदा गिरफ्तार हुआ, इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है, और उसने पूरी बातें कबूल कर ली हैं कि कोई रिटायर्ड मेजर साहब हैं जो उनको वो वैक्सीन ला के देते थे। अभी तक मेजर साहब की गिरफ्तारी हुई नहीं है, जब होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि वो कहाँ से वैक्सीन लेते थे। सेकेंडली सर कितने में बेच रहा था, कराची में क्या कीमत रखी हुई थी वैक्सीन की, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को किसको बेच रहा था सर? नहीं, प्राइवेट, वो किसी प्राइवेट लोगों को ये वैक्सीन लग रही थी, जिसकी कंप्लेन पर, हेल्थ डिपार्टमेंट की कंप्लेन पर पुलिस ने एक्शन लिया है और उस बंदे को गिरफ्तार कर दिया है। मेरे ख्याल से कल तक हमें सारी डिटेल मिल जाएगी, कहाँ से ले रहा था, सरकारी कोई तरीक़ेकार से सरकारी चोरी हो रही थी या प्राइवेटली कहीं से ला रहा था, क्योंकि आपको पता है कि सिंध में प्राइवेट अस्पताल भी वैक्सीनेशन करा रहे थे। दूसरी बात रही कि हमने क्यों वैक्सीन खरीदी नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम वैक्सीन खरीदना चाह रहे थे,
हमारी रिटर्न रिक्वेस्ट को मुस्तरद किया था फेडरल हेल्थ मिनिस्टर ने कि हमको वो परमिशन नहीं देंगे, उसको डिले कर दिया गया था। सर उस पे तो हम काफी तफसीली बात कर चुके हैं। वहां से ये जवाब आया था कि कभी मना ही नहीं किया गया, बल्कि हमने तो ओपनली कहा था कि जिसने वैक्सीन खरीदनी हो वो खरीद ले, लेकिन सिंध हुकूमत ने कभी इस तरह की कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। और फिर जब शॉर्टेज हुई फिर आप लोगों ने एक लेटर लिखा सर, तो इस पे तो हम तफसीली बात कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल बड़ा अहम मामला सर ये लॉकडाउन वाला है तैमूर साहब। ये चौथा पांचवा लॉकडाउन हो गया है कंसिस्टेंसी के साथ। मैं आपको रिटर्न शवाहिद भी दे सकता हूं जो हमें जवाब मिला था वफाकी हुकूमत का, और मैं आपको वो प्रेस क्लिपिंग भी दे सकता हूं फेडरल मिनिस्टर की जो उन्होंने बयान उसके बाद दिया था हमारे इस लेटर के जवाब में। वही मैं कह रही हूँ ना कि इस पर हम काफी तफसीली बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी मैं आपसे। मुझे ये बताइए कि ये लॉकडाउन सर इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इतने बड़े बड़े ऐलानात होते हैं। कल जो आप लोगों की प्रेस रिलीज थी वो मैं देख रही थी, लेकिन अमल तो कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देता तैमूर साहब। अमल बिल्कुल है, अमल हो रहा है। आज से आप देखिएगा किस तरह से SOPs पे फॉलो कराया जा रहा है, सख्ती की गई है। मैं खुद निकला हूँ राउंड्स पे और मैं तो इनवाइट करूंगा समा की टीम को मेरे साथ चले, जिस बाजार में चाहें, जिस मार्केट में कहें, जिस जगह चाहें कहें, मैं आपके साथ चल के छापा मारने को तैयार हूँ। हमारे DCs पर सख्त विजिलेंस रखे बैठे हुए हैं, उनका पूरा अमला काम कर रहा है। अब हलीम आदिल शेख साहब की बात पर तो मैं क्या जवाब दूं, उनकी अपनी रेपुटेशन माशाल्लाह से आपने सुनी हुई है, लैंड ग्रैबिंग और भत्ता माफी के अलावा कोई काम करते नहीं है। तो आप मेरे ख्याल से कोई एक्यूरेट बंदा बात करे तो उसका मैं बेहतर जवाब दूं। सर मेरी बात की अगर यकीन कर लेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ, इससे पहले जो लॉकडाउन थे ना तैमूर साहब, इससे पहले के जो लॉकडाउन थे आपके, मैंने खुद जाके विटनेस किया, मैंने खुद जाकर देखा है। शॉप्स अंदर गलियों में बाजारों में खुली हुई हैं, काम हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, SOPs की बिल्कुल धज्जियां उड़ाई हुई हैं। आप कह रहे हैं कोई क्रेडिबल बंदा लेकर आए। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत के कहने पर पब्लिक काम करती, हमारी ताजिर बरादरी हमारे कहने पे चलती, तो आज ये रेशो 26% पर कराची का नहीं पहुंचा हुआ होता। तो अच्छा इस बार क्या अलग होगा तैमूर साहब? इस बार क्या अलग होगा? कैसे आप लोग अमल दरामद कराएंगे? कैसे इस बात को एश्योर करेंगे कि 6 बजे ही मार्केट्स बंद हो जाएंगी, लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या करेंगे आप लोग सर? अगर लोग निकलेंगे तो वो उनको वार्निंग दी जाएगी, अगर वार्निंग पे भी नहीं मानेंगे तो उनको चालान किया जाएगा, उनको चालान भरना पड़ेगा। अगर वो SOPs फॉलो नहीं करेंगे तो भी वही तरीक़ेकार होगा। अगर दुकान कोई 6 बजे के बाद खुलेगी तो उसे नोटिस दिया जाएगा, अगर फिर भी खुली रही तो फिर उनको चालान किया जाएगा। और अगर उसके बावजूद भी कोई ज़बरदस्ती करता है, SOPs का ख्याल नहीं रखता, तो हालात जहाँ पे पहुँच गए हैं उस हिसाब से हमें गिरफ्तारियाँ भी अमल में लानी पड़ेंगी। हम चाहते हैं कि ताजिर बरादरी और हमारे कराची के लोग हमारे साथ मिल बैठकर इस SOPs पर अमल करें, अपने लिए, इस कौम के लिए, इस माशरे के लिए। कह रहे हैं आप गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी इस बार, ठीक है सर। सर बस ये पुलिस को ये कर दीजिएगा कि ये लाल नोट के ऊपर छोड़ ना दें, बाकी सब खैर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मौजूद थे तैमूर तालपुर साहब। आगे बढ़ी नाज़रीन, अफगानिस्तान के बाद अब अमेरिका ने इराक से भी इनखला का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन के मुताबिक अमेरिका इस साल के आखिर तक इराक में अपना जंगी मिशन ख़त्म करके फ़ौज वापस बुला लेगा, ताहम वो इराक़ी फ़ौज की तरबियत और मुशावरत जारी रखेंगे। इस वक्त नाज़रीन इराक़ में तकरीबन 2500 अमरीकी फ़ौजी हैं जो सन 2003 से वहाँ मौजूद हैं। इराक़ से अमरीकी इनखला और अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला दोनों में कितना फ़र्क है? हालात का मवाजना अगर करें तो क्या सिचुएशन बनेगी? साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्शीद साहब शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। सर अमेरिका इराक़ से जा रहा है, क्या वहाँ आते हैं कि अमेरिका ने अपने मकासद वहाँ हासिल कर लिए हैं? पाकिस्तान को इराक़ में आने वाली तब्दीलियों से कोई फ़र्क पड़ेगा सर? ये तो बहुत देर से अमेरिका में सोच थी बहुत से लोगों की कि ये जो अमेरिका अपनी फ़ौजें भेज रहा है बाहर, उससे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं, ना उस मुल्क को फ़ायदा होता है ना अमेरिका को फ़ायदा होता है। अमेरिका की बदनामी होती है, पैसे भी खर्च किए जाते हैं। तो उन्होंने इराक़ में भी देखा, कुछ उनको नहीं हासिल हुआ, अफ़गानिस्तान में भी नहीं हुआ। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि बहुत जल्दी फ़ैसला हो गया। ये जहाँ तक इससे पहले तो दूसरी इंतज़ामिया थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, उन्होंने तो ऐलान कर दिया था 2018 से तो बातचीत हो रही है इनकी ज़ल्मे खलीलज़ाद की दोहा में, और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो फ़ौजें निकालेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो एक पॉलिसी डिसीजन है, इसको आप अचानक नहीं कहा जा सकता कि जी अचानक। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका ने यही सोचा कि इसका कोई ख़ास उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा जो अपने फ़ौजी बाहर भेजें, बल्कि इससे अमेरिका की बदनामी होती है क्योंकि लोग जहाँ जाते हैं वहाँ बहुत से खुशी से आप इस पर भी जवाब दीजिए ना सर, क्योंकि फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान को इराक़ में आने वाली तब्दीलियों से सर?
देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के लिए तो यह है कि वो अपने खित्ते की अभी सोचे। एक तरफ ईरान, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान है, तो हमें तो अपना देखना है। इराक तो अभी दूर बैठा है, इराक तो दर्द सर बनेगा दूसरे ममालिक के लिए, वो भी हमारे भाई बंद है। इराक का सरे दस्त हम पे डायरेक्ट असर नहीं है। ये ठीक है कि दाइश में बहुत से लोग भाग के अफगानिस्तान में भी आ गए हैं, लेकिन इराक के जो मामलात हैं उनका ज़्यादा असर मशरिक़ वस्ता ईरान पे पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें ज़्यादा ख़तरा इस वक्त है वो है अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, इसको स्टेबलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। सर, अफगानिस्तान में हमने देखा कि अमेरिका के जाने के ऐलान के बाद ही तालिबान बहुत ताकतवर होकर उभरे हैं। सर, इराक में अमेरिका के बाद दाइश का भी रिएक्शन ऐसा ही हो सकता है? सर देखिए, दाइश तभी सर उठाएगी अगर कोई मजबूत हुकूमत कायम नहीं होगी। अगर अफ़गानिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है जिसको दुनिया रिकग्नाइज कर लेती है, जिसकी मदद करती है, जिसके नतीजे में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, तो दाइश का स्कोप बहुत कम हो जाएगा। दाइश या इस किस्म की और तंजीमें वहाँ पनपती हैं जहाँ गुर्बत हो, जंगो जदल हो। इसलिए अगर दाइश का या और ऐसे एलिमेंट्स का जो इस्तेमाल करती हैं वायलेंस, अपने मफादात हासिल करने में तशद्दुद इस्तेमाल करती हैं, वो यही है कि खित्ते में गड़बड़ रहे। और उसका जवाब यह है कि खित्ते में अमन हो, अमन होगा सेटलमेंट से, और सेटलमेंट से ही इस इलाके में डेवलपमेंट होगी, जो कि दाइश या दूसरी ऐसी कुव्वतों के सामने एक बहुत बड़ा बंद। सर, शाह महमूद कुरैशी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, वज़ीर ख़ारजा हैं। कसूरी साहब, आपकी शुक्रगुजार हूँ, आप साथ मौजूद थे। शाह साहब, मुझे बताइएगा, इराक से अमरीकी इनखला को पाकिस्तान किस तरह से देख रहा है? सर, क्या वहाँ से भी जाना भी सही फैसला है अमरीका का? सर, ये पाकिस्तान तो समझता है कि ये, देखिए, परमानेंटली तो वो यहाँ नहीं रह सकते थे ना, वो एक मकसद के लिए आए थे, उस मकसद के हसूल तक वो जा रहे, और जब उनने अपने ऑब्जेक्टिव्स जो उनको दिखाई दे रहे थे पूरे हो गए, तो उनने यहाँ से वापसी का फैसला किया। हम चाहेंगे, पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि अमन हो, इस्तेहकाम हो, और किसी सूरत हम नहीं चाहेंगे कि वे वो कुव्वतें जो कि तखरीबकारी को हवा देती हैं, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने निहत्ते लोगों को निशाना बनाया, उनको पनपने का मौका मिले। मैं अभी इराक गया था और मेरी बहुत अच्छी नशिस्त हुई थी उनके वज़ीर आज़म से, उनके सदर से, उनके वज़ीर ख़ारजा से बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, और बहुत अरसे बाद पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा गया। हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह उनके मुल्क को भी पुरअमन रखे, मुस्तहकम रखे, और हम अफ़गानिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा, अक़वाम मुत्तहिदा मॉनिटरिंग टीम ने सिर्फ सलामती काउंसिल में रिपोर्ट जमा करवाई है जिसमें खबरदार किया गया है कि कलअदम टीटीपी अफगान हुदूद से पाकिस्तान में हमले कर सकती है। आप इस रिपोर्ट से इत्तेफाक करते हैं शाह साहब? देखिए, टीटीपी ने तो हर मौके पे यहाँ तखरीबकारी और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। हमारी ये कोशिश है, और हम तवक्को करते हैं कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो अपनी सरजमीन टीटीपी को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। शाह साहब, सऊदी वज़ीर ख़ारजा की आमद का खुसूसी एजेंडा क्या है? सर, जैसे कि आपके इल्म में है कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा आज एक रोज़ा दौरे के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। ये दौरा जो है, ये एक फॉलो अप दौरा था जो वज़ीर आज़म का दौरा था मई 2021 में सऊदी अरब का, और वहाँ जो बातें तय हुई थी उसको आगे बढ़ाने के लिए वो तशरीफ़ लाए। उस पे हमने ये तय किया था कि हमारे जो दो तरफा ताल्लुकात हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा है, लेकिन उनको एक स्ट्रक्चर्ड और एक इंस्टीट्यूशनल, जिसे कहते हैं ना, शक्ल देनी चाहिए। और इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस क्रिएट करने के लिए हमने एक इदारा, एक फोरम तजवीज़ किया था सऊदी अरेबिया ने और पाकिस्तान ने मिलके, और वो है सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल। उसका
पहला इजलास मुनक़िद किया गया। उसका ढांचा क्या होगा, उसका वर्क प्लान क्या होगा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल कैसी होनी चाहिए, तो उस पर हमारा तबादला ख्याल भी हुआ और हम एक नुक्ते पर हमारा इत्तफाक हो गया। तय हुआ है कि पाकिस्तान की वजारत खारजा में एक फोकल पर्सन नामजद किया जाएगा, सऊदी अरब की वजारत खारजा में एक फोकल पर्सन नामजद किया जाएगा, जो कि हमारी जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, हमारी डिफेंस कोऑपरेशन है, हमारी इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड है, उसको आगे लेके बढ़ेगा और एक बाकायदा तरीके से। तो इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म को एक दावत भी आ रही है सऊदी अरब की इंशाअल्लाह अक्टूबर में, तो उस पर फिर हम एक नज़र डालेंगे कि समिट लेवल पर हमने डिस्कशन करेंगे कि इसको आगे लेकर कैसे चलना है। इसके साथ साथ जो हमारी जो वहाँ पाकिस्तानी हैं, जो उनकी इस वक्त मुश्किलात हैं, मुझे मौका मिला सऊदी वज़ीर ख़ारजा से बात करने का। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, सही। शाह साहब खाऊँ आपसे, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, आप साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।